दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और बीजेपी खेमे के अंदर सीएम फेस को लेकर जो रेस है वो चालू हो गई है। सीएम कौन बनेगा दिल्ली का, ये तमाम आकलन अभी से स्टार्ट हो गए हैं कि सीएम कौन बनेगा। क्या जाट चेहरे को बीजेपी सीएम बनाएगी, क्या सिख चेहरे को बीजेपी सीएम बनाएगी, या दलित, या फिर किसी न्यूट्रल, या फिर पूर्वांचल से आने वाले चेहरे को, उम्मीदवार को बीजेपी दिल्ली का सीएम बनाएगी। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि अगर प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम बनाए जाते हैं। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से विधायक अभी प्रेजेंट बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल को, पूर्व सीएम दिल्ली के, उन्होंने हराया है। लेकिन प्रवेश वर्मा जिस तरह से जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, तो अगर प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम बनाए जाते हैं तो यूपी में क्या कुछ समीकरण बदलेगा। एक आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं कि पश्चिमी यूपी में जाटों की संख्या बहुत अधिक है। अब पश्चिमी यूपी में करीब 24 जिले आते हैं। इन 24 जिलों की जो 126 विधानसभा सीटें हैं, 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 100 सीटें अपने पाले में कर ली थी। लेकिन 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इन 100 सीटों से भी गिरकर बीजेपी करीब 80 से 85 सीटों पर आ गई। मतलब जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट था वो जहां पहले करीब 90% पर था, वो 2022 में गिरकर 60 से 65% पर आकर गिर गया, रुक गया। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या जाट चेहरे पर दांव लगाएगी। हालांकि सिख और दलित का भी बहुत, दलित और सिख चेहरे की भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आज प्रवेश वर्मा पर बात कर लेते हैं कि अगर जाट चेहरे पर बीजेपी दांव खेलती है दिल्ली में, दिल्ली का सीएम अगर प्रवेश वर्मा को बनाती है, तो पश्चिमी यूपी में क्या कुछ समीकरण बदल सकता है। साथ ही हम मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी बात करेंगे। मिल्कीपुर में जिस तरह से यूपी में बीजेपी ने एक भारी वोटों के साथ, भारी मतों के साथ जीत दर्ज की है, तो उससे 2027 का रास्ता कितना आसान हो जाता है। आज हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे मौजूद हैं। गौरव, पंकज और मोहित हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं इस डिस्कशन में। सबसे पहले मैं पंकज आपसे पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि जाटों की राजनीति, बीजेपी जिस तरह से जाटों को साधने पर फोकस कर रही है, क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम बनाए जाएंगे? क्योंकि बीजेपी को पश्चिमी यूपी का जो किला है उसे फतेह करना है। बीजेपी वहां पर जिस तरह से बीजेपी का डाउनफॉल हुआ है 2027 में, बीजेपी उसे फतेह करना चाहती है। हाल ही में आप देख लें किसान आंदोलन जिस तरह से हुए, तो काफी बड़ी संख्या में जाटों और तमाम उधर पंजाब हरियाणा के भी किसान, काफी नाराजगी देखी गई। और यही वजह है कि आप संजीव बालियान जैसे जो बड़े नेता हैं, जाट नेता जो हैं, उनकी हार भी हुई इस बार लोकसभा के चुनाव में। तो प्रवेश वर्मा पर बीजेपी दांव क्या खेलेगी और क्यों खेलना चाहेगी, क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बता दें, जो बीजेपी का जो गणित होता है ये पहले से तय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ में इस विषय में चर्चा हो चुकी होगी, उन्होंने नाम तय कर लिया है। ये एक महज औपचारिकता है। हम लोग कयास लगाते रहें जो ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन वो नाम पहले से तय हो चुका होगा। प्रधानमंत्री जो अमेरिका के दौरे से आएंगे उसके बाद ये ऐलान हो जाएगा जो ये बनेंगे। एक विधायक दल की बैठक होगी, बैठक के बाद एक औपचारिक रूप से पर्यवेक्षक होंगे, पर्यवेक्षक के सामने ये तय हो जाएगा जो हाँ ये बनेंगे। रही बात जो रेस में प्रवेश वर्मा है, और रेस में प्रवेश वर्मा काफ़ी आगे हैं। उसका रीजन ये जो है, सबसे पहला रीजन है जो प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, प्रवेश वर्मा संघ के करीबी हैं, प्रवेश वर्मा एक बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, प्रवेश वर्मा को राजनीतिक समझ है। उन्होंने अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं जिन्होंने अपने बचपन से दिल्ली की, कम से कम आप बोलिए तो उन्होंने सियासत देखा है। खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सांसदी का टिकट नहीं दिया था और उन्हें उसी समय संकेत दिया गया था जो आपका दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप अगुवाई करेंगे और उसमें बीजेपी को दिल्ली में किसी भी सूरत में लाना है तो उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इसलिए उनको बैठाया गया था और वो एक अनुशासित, बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह चुनाव प्रचार में, लोकसभा का जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो जो भी उनके जगह प्रत्याशी था और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। प्रवेश शर्मा के बारे में मैं और बताऊं, जो प्रवेश शर्मा संघ से बचपन से जुड़े हुए थे और यहाँ केशवपुरम का इलाका है, केशवपुरम इलाके से वहाँ के जो स्थानीय जो लेवल है वहाँ के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जब ये तय हो गया जो प्रवेश वर्मा जो है सो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद संघ के
कम से कम 50 से 60 कार्यकर्ता जो हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने अपना लगभग आप कहिए तो उन्होंने कैंप बना लिया था नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, और हर घर में जाके, हर बूथ पे जाके उन्होंने इनके लिए कैंपेन किया। और इतना ही नहीं, जो वोटरों को घर से निकाला, जबकि हम जानते हैं जो नई दिल्ली सीट जो है वहाँ नौकरी पेशा वाले ज़्यादा लोग हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो उन लोगों का क्या होता है, जैसे दिल्ली में हमने ट्रेंड या महानगरों में हम ट्रेंड देखते हैं, जो वोटिंग का डे होता है, इस वोटिंग के दिन के वो घर से नहीं निकलते हैं। तो वो संघ के लोग आए और घर से उन्होंने निकाला। तो इसलिए जब हमने देखा जो दिल्ली में जो 60 ऐसे थे पोलिंग बूथ, उसमें दिल्ली में नई दिल्ली का सीट जो है जो करीब तकरीबन 50% जो जितना टोटल वोटिंग हुआ वो 50% का वोट के आसपास इनको मिला, प्रवेश वर्मा को मिला। लेकिन प्रवेश वर्मा जो है उसी में से आप 60 जो पोलिंग बूथ था उस पे से 15, 20, 25, 50 इस तरह से वोट से उन्होंने मार्जिन लिया और उसके बाद ये बने। कहने का अर्थ ये है कि दिल्ली पर प्रवेश वर्मा की पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन पश्चिमी यूपी में हाँ, तो इसके बाद जो ये है, मैं ये समझा रहा था, जो देखिए कैसे मजबूत है प्रवेश वर्मा, एक मजबूत कंटेंडर है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ से अब किसान आंदोलन की तरफ जानते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन के समय में ये लगा जो किसान खास करके जो जाट समुदाय के जो लोग हैं वो बीजेपी से नाराज है। अब देखिए जो जाट समुदाय कहाँ कहाँ है, तो आप देखिए एक आपका पश्चिमी यूपी हो गया, दूसरा आपका हरियाणा हो गया और तीसरा आपका राजस्थान हो गया। तो और ये जो तीनों जो क्षेत्र है आपस में एक दूसरे से सटा हुआ। अगर हम यहाँ से प्रवेश वर्मा को एक जाट समुदाय के नेता से को अगर हम यहाँ टिकट देते हैं तो बीजेपी का एक पंथ दो काम होगा। अब देखिए एक पंथ दो काम कैसे, जैसे आपने 3 ही राज्यों को आपने जो साध लिया, कम से कम एक आपने मैसेज देने का कोशिश किया। दूसरा ये जो अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी जो हैं सो आरएलडी से, तो आरएलडी के लिए भी एक विकल्प खोल के रखना है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में, क्योंकि देखिए बीजेपी कोई भी जो प्लान बनाती है वो इनका जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ये नहीं जो क्षणिक को लाभ देखती है, उनका जो दूरदृष्टिता से ये होता है। और प्रवेश वर्मा के जो है क्या यूथ हैं, नए हैं, मतलब 50 साल के हाँ एज फैक्टर है अभी नहीं है, और वो जो है सो आने वाले दिनों में, चूंकि बीजेपी के लिए देखिए दिल्ली में एक आपको वो ये एक लीडरशिप भी तैयार करना है दिल्ली के लिहाज से, तो उस लिहाज में भी प्रवेश वर्मा और काफ़ी संख्या आती है। और देखिए सबसे जो बड़ी बात है, मुझे जो भारी लग रहा है, जो चर्चाएं हो रही, जो पूर्वांचल के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो मुझे लगता है जो प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना के, जहां बीजेपी 2027 का उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चूंकि बीजेपी का के लिए अगर चुनाव की तुलना करें, वैसे तुलना नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए बिहार और जब उत्तर प्रदेश की हम तुलना करेंगे तो बीजेपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस उत्तर प्रदेश रखता है। और उत्तर प्रदेश का जो रन है वो 2027 में होना है, तो 2027 के लिहाज से प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी यहाँ से तैयारी कर सकती है। उत्तरांचल में ये देखिए, उत्तरांचल के लिए जो अगर बात करते हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों के लिए अगर हम बात करें, तो उसके लिए मुझे लगता है जो कपिल मिश्रा को वो देखिए, एक ब्राह्मण वोट और पूर्वांचल, ये दोनों का बीजेपी साथ सकती है। तो चूंकि 2027 के लिहाज से जो जाट वोटर और बड़ा वेक्टर, जैसे जिस तरह से आपने जो आंकड़ा दिया, उस आंकड़ा से साफ है जो बीजेपी जो कुछ भी लॉस हुआ है, और हमने लोकसभा चुनाव में देखा जो जाट वोटर लोकसभा चुनाव में भी इनसे नाराज आए, संजीव बालियान जैसे नेता हारे। तो इन चीज़ों को बीजेपी पूरा करना ये चाहेगी, क्योंकि बीजेपी को सीएम कोई भी बने वो ऐसा चेहरा होगा सीएम जो बीजेपी के लिए सब कुछ में फिट होगा। और देखिए प्रवेश वर्मा के साथ जो पॉजिटिव ये है, जो पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको हर बात की, दिल्ली की हर चीज़ की जानकारी है, और दिल्ली से सटा यूपी है, तो बीजेपी चाहेगी जो यूपी में भी उसकी बढ़त लें। बीजेपी की कोशिश होगी कि प्रवेश वर्मा के जरिए तीनों राज्यों के जो जाट वोटर्स है उसे साधा जाए। मोहित, अगले सवाल पर मैं आऊंगा। प्रवेश वर्मा को सीएम अगर बनाती है बीजेपी, जाहिर है जाट समुदाय को तो आप साध लेंगे, लेकिन क्या दिल्ली में सिर्फ जाट वोटर्स ने ही बीजेपी को वोट दिया है? बीजेपी का बूथ मजबूत किया है, सिख वोटर्स ने भी मजबूत किया है, पंजाबी वोटर्स ने भी मजबूत किया है, पूर्वांचल के वोटर्स ने भी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया है। तो और दलितों को आप कैसे भूल सकते हैं, जो एससी एसटी समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी बीजेपी को भारी मतों से जिताया है इस बार दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं जाट चेहरे को आप सीएम बनाकर बाकी समुदायों को फिर नाराज तो नहीं कर दोगे? बिल्कुल, ये सबसे मतलब जाट सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप जाट सीएम बना के बाकी लोगों को नाराज़ तो नहीं कर दोगे। जब आप दिल्ली विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखोगे तो जो शिफ्ट हुआ है, जो एक
बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, एक मिडिल क्लास, और उसके साथ जो एक बड़ा वोट बैंक था दलितों का, वो जो दलितों का वोट बैंक था वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार आया। अच्छा, आप दूसरी तरफ इससे पहले भी देखेंगे कि आप हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आती हुई दिख रही थी, हवा बहुत तेज थी, कहा जा रहा था हुड्डा सरकार बनाएंगे, हुड्डा जाट हैं, वहाँ के जाट हुड्डा के साथ थे। लेकिन यही बात कांग्रेस के नेगेटिव चली गई, जो बाकी की जातियां थीं वो दूसरी तरफ गोलबंद हो गई, जिनमें खासतौर पर दलित दूर होते चले गए, क्योंकि उनको लगा कि अब जो है जाट जो है वो मुख्यमंत्री होगा और हर तरफ सिर्फ एक जाति या एक समाज की आवाज सुनाई देगी। तो ऐसे में क्या दिल्ली में वो चीज़ होगी? मुझे लगता है इतना आसान नहीं है अगर जातिगत आंकड़े के हिसाब से देखें। जो हमारा दूसरा मुख्य सवाल था कि उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश और उन तमाम 4 राज्यों के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी एक जाट चेहरा जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रवेश वर्मा को दे सकती है? तो मुझे लगता है कि जाटों को आप देखिए, जाटों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बड़ा परिवार, बड़ा चेहरा, बड़े नेता के तौर पर जो जयंत चौधरी हैं उनका परिवार है, आरएलडी है। चौधरी चरण सिंह को वो मानते हैं हमेशा से, तमाम जाट के लिए सबसे पहले सबसे बड़े जो जाट नेता के तौर पर या किसान नेता के तौर पर भी चौधरी चरण सिंह का परिवार है। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे उन तमाम दूसरे राज्यों में, हरियाणा में जाट जो है कांग्रेस के साथ भी जाता हुआ दिखता है, क्योंकि वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा हैं और वो तमाम चेहरे वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि वो जाट सिर्फ इस वजह से दे कि वो तमाम राज्यों के समीकरण साधे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट ऑलरेडी भाजपा को ही वोट कर रहा है। क्योंकि जब जयंत चौधरी विपक्ष में थे, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ भी थे, तब भी कई सर्वे में ये सामने आता था कि जो जाट वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए, क्योंकि उनका जो मेन बेस वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना पसंद कर रहा था। तो मुझे लगता है जो चर्चा थी कि यहाँ पर क्या 4 राज्यों का समीकरण के हिसाब से प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जाट आइडेंटिटी को लेकर नहीं बनाया जा, मतलब यहाँ पर हो सकता है ना बनाया जाए, लेकिन हाँ प्रवेश वर्मा की अपनी पॉलिसीज, अपनी पॉलिटिक्स की वजह से वो एक मजबूत दावेदार हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री भाजपा बना सकती है। मैं एक थोड़ा सा ऐड करूंगा, जैसे आपने ये बोला जो जाट को नाराजगी, देखिए बीजेपी किसी भी सूरत में जाट से समुदाय से नाराजगी नहीं लगी, और दिल्ली में जो जाट से नहीं, जाट को सीएम बनाना, जाट, हाँ, अगर आप नहीं बनाते, अगर नहीं बनाते तो दूसरे समुदाय के जो है सो नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, तो हो सकता है। देखिए हमने तो वैसे समुदाय दिल्ली में सबसे बड़ा वोटर उनका है, दिल्ली में बीजेपी कोर वोटर है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जो चूंकि दिल्ली में क्या है, जो 70 विधानसभा सीट है, 7 मंत्री होने, मुख्यमंत्री समेत, तो जैसे मेरे पास जो मंत्रिमंडल की लिस्ट आ रही है, जो सूत्रों से मैंने संभावित है, जो मैंने पता किया, इसमें मुझे जो है जो प्रवेश वर्मा जो है सो आपका मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसके बाद से कपिल मिश्रा को पूर्वांचली चेहरा और ब्राह्मण चेहरा के तौर पे कपिल मिश्रा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अमरिंदर सिंह लवली, विजेंद्र गुप्ता, शिखा राय, दुष्यंत गौतम, रेखा गुप्ता, राजकुमार चौहान और मोहन सिंह बिष्ट को स्पीकर बनाया जा सकता है। तो मुझे ये लगता है मोहन सिंह बिष्ट स्पीकर, बाकी चेहरे को मंत्री बनाया जाता है। इसमें जो ये है, आपको अमरिंदर सिंह लवली आपको सिख समुदाय से आ जाते हैं, विजेंद्र गुप्ता वैश्य समुदाय से, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है दिल्ली में बीजेपी को जिंदा रखने में। उसके बाद से एक महिला चेहरा के रूप में आप रेखा गुप्ता या शिखा राय को आप देख सकते हैं। ये दुष्यंत गौतम चुनाव हार चुके हैं, लेकिन SC ST के चेहरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं, तो उनको मौका आपको मिल सकता है। दूसरा, राजकुमार चौहान भी SC ST से आते हैं, दलित चेहरा हैं, और हाँ, और ये जो है सो आपको काफ़ी तजुर्बेकार हैं, शीला दीक्षित के मंत्रिमंडल में भी ये थे, तो इनको दिल्ली में जो क्या सरकारी महकमे में कैसे काम होता है, क्या अड़चने आती है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, तो इसका इनका जो उपयोगिता है वो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब बीजेपी ऐसे साधेगी। लेकिन अब फिर से यूपी पर आते हैं। जाट चेहरे को दिल्ली में सीएम बनाने पर पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कितना फायदा होगा, इस बात पर तो दर्शक आप जो भी हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करेंगे। लेकिन मिल्कीपुर पर आते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी ने भारी मतों से जीता। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद जिस तरह से अवधेश प्रसाद पोस्टर बॉय बन गए थे,
तो कहीं ना कहीं सीएम योगी और अखिलेश के बीच वो नाक का सवाल बन गया था कि मिल्कीपुर कौन जीतेगा। और चंद्रभानु पासवान ने भारी मतों से मिल्कीपुर जीतकर सीएम योगी की झोली में दे दिया, बीजेपी की झोली में दे दिया। गौरव हमारे सहयोगी हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव और यूपी की राजनीति को बेहद करीब से देखते हैं। गौरव, तो यूपी की राजनीति को इतने करीब से देखते हैं, मिल्कीपुर जीत गई बीजेपी, इसके अलावा अभी हाल ही में पिछले साल जो 9 उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, उसमें से भी 7 जीते थी। तो मतलब 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी ने टोटल 8 सीटों को अपने कब्जे में कर लिया। तो सीएम योगी ने नाक बचा लिया लोकसभा चुनाव में इतने बुरे प्रदर्शन के बाद, ये तो सवाल है ही। और दूसरा सवाल ये भी कि 27 का रास्ता कितना आसान हो गया है, अखिलेश के लिए कितना टफ हो गया है, सीएम योगी के लिए कितना आसान हो गया है। देखिए रोहन, सबसे पहली बात मैं तो ये कहूँगा कि देखिए उपचुनाव की परिस्थितियाँ अलग होती हैं और आम चुनाव की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। उपचुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लड़ा, उसके एक चीज़ तो जो है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 का जो विधानसभा का आम चुनाव लड़ने जाएगी तो एक पॉजिटिव इंटेक्ट के साथ जाएगी। उनके कार्यकर्ताओं में एक जो उत्साह उमंग जो होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, उसके साथ जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आप शायद आपको याद करना होगा कि आज भी जब भी जमीन पर जब भी संघर्ष करने की बारी आती है तो मुलायम सिंह के वो जो सिपाही हैं, जो पुराने समाजवादी रहे हो, चाहे वो अभी के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो, उनसे ज़्यादा संघर्षशील कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं रहा हो। आप याद कर लीजिए कि 2014 से लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो चुनाव हारते हुए आ रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो। लेकिन आप देखिए कि 2024 के लोकसभा में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उनके नेता ने मेहनत की, उसका फलस्वरूप ये मिला कि 37 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश में उभर कर समाजवादी पार्टी आई। तो ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर कितना संघर्ष करने का एक उत्साह है और कितना संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मिल्कीपुर और 8 सीटें और जो 7 सीटें हैं, कुल मिलाकर 8 सीटें जो जीतने के बाद अपनी नाक का सवाल जो था सीएम योगी के लिए वो बचाने में कामयाब रहे, तो निश्चित तौर से कोई खारिज नहीं कर सकता कि सीएम योगी के सामने एक बड़ा चैलेंज था। जिस तरीके से उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी थी, लेकिन जहाँ तक बात है कि उपचुनाव जीतने के बाद सीएम योगी के साथ जो है उस पर जो डेंट लगा हुआ था कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पार्टी को इतनी बड़ी हार मिली, तो उसको कहीं ना कहीं उस डेंट को थोड़ा सा साफ करते हुए नजर आए। लेकिन जो 27 का चुनाव होगा वो देखना ये होगा कि पहले तो नेतृत्व में मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वो चुनाव होने वाला है वो सीएम योगी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, क्योंकि वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव में की बात करें और आम चुनाव की बात करें तो दोनों पार्टियां एक अलग अलग इंटेंट के साथ जाएंगी और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता है वो अलग अलग इंटेंट के साथ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उपचुनाव के नतीजे से बहुत ज़्यादा आम चुनाव जो 2027 होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। मैं गौरव को जी पंकज गौरव, एक बार मोहित से भी इस मामले पर सवाल ले लेते हैं। मोहित, 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने बहुत जीतोड़ मेहनत की थी, अखिलेश यादव ने भी जीतोड़ मेहनत की थी, उसके बावजूद मतलब 100 का आंकड़ा तो उन्होंने पार कर लिया था। अब जब सीएम योगी वापस से फॉर्म में आ गए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, तो क्या आपको लगता है कि 2027 में अखिलेश फिर से, जब इतनी जीतोड़ मेहनत करने के बावजूद 100 से 125 के बीच आप रह गए, तो वापस वो नंबर बढ़ा पाएंगे अखिलेश, आपको लगता है? देखिए, सपा भाजपा से 2027 में कितनी टक्कर लेगी ये सवाल बाद में आता है कि सपा जो है अपने पुराने रिकॉर्ड को कितना सुधार पाती है। क्योंकि जब आप 2022 देखोगे, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, अनुप्रिया पटेल थी, उसके अलावा भी कई सारे सहयोगी थे, तो वो अब सहयोगी नहीं है आपके। जैन चौधरी थे आपके साथ, वो अब सहयोगी नहीं है अब आपके साथ। तो ऐसे में आप सोच रहे आप किनके साथ जाके आप 2027 का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ, एक तरफ आप कांग्रेस को बिल्कुल ही आप तमाम इंटरव्यूज और तमाम पैनल्स में आप कांग्रेस को बिल्कुल साइडलाइन करते हैं कि जहां पर जो पार्टी मजबूत है वहां पर। तो क्या कांग्रेस मानेगी 27 में जो समाजवादी पार्टी सीटें ऑफर करेगी, क्या कांग्रेस उस पर मानेगी? और कांग्रेस नहीं मानी तब फिर क्या भविष्य रहेगा? ये मेन सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव जो अपना नया गठबंधन बनाने की तैयारी में है, वो जैसा गठबंधन बनेगा तब तय होगा कि वो भाजपा से कितनी टक्कर लेने की
स्थिति में है। हाँ, मैं छोटा सा ये बता रहा था जो गौरव ने बताया जो पीडीए के कार्यकर्ता हैं जमीन पे उतर के विरोध करते हैं और ये करते हैं, तो मैं मानता हूँ, उनसे सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ विरोध से नहीं होता। आप ये देखिए दिल्ली में जो अनुभव किया पिछले 5 साल में, सबसे ज़्यादा सड़कों पे उतरी अगर कोई तो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का शून्य रहा। तो इससे मतलब नहीं रहता, खाता तक कांग्रेस का नहीं खुला। जो सड़कों पे वो वाटर कैनन तक उन्होंने खाया सर्दियों के मौसम में, हर मुद्दे पे वो केजरीवाल को घेरने वो पहुंच जाते थे, सरकार के विरोध में पहुंच जाते थे। तो इसका से नहीं होता है, मतलब ये होता है जो आप बूथ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप लोगों को कैसे घर से बाहर अपने वोटरों को निकालते हैं, आपका कार्यकर्ता है उसका मनोबल कैसे हाई करते हैं, उनकी जो लोकल्स जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे अब देखिए 2 साल के तकरीबन बचा हुआ है चुनाव में, तो अब वहाँ के लोकल्स के जो प्रॉब्लम होंगे, लोकल्स लीडर के, कार्यकर्ता के, वहाँ का प्रशासन, सीएम योगी का जो प्रशासन है जिस पे कि आरोप लगते रहते हैं, जो वो सिर्फ सीएम ऑफिस के अलावा वो किसी का नहीं सुनते हैं, तो वो सुनना पड़ेगा। और जिस दिन इसको सीएम योगी दूर कर लेंगे तो सीएम योगी के लिए राह आसान हो जाएगा। तमाम बड़ी बातें हमने की, मिल्कीपुर से जुड़ी तमाम बड़ी बातें। और अगर जाट चेहरे को बीजेपी दिल्ली का सीएम बनाती है तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कितना फायदा होगा। तो तमाम आप दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन दोनों मसलों पर आप क्या कुछ सोचते हैं? बीजेपी क्या दिल्ली में प्रवेश वर्मा को पश्चिमी यूपी को साधने के लिए सीएम बनाएगी? और क्या मिल्कीपुर जीतकर बीजेपी ने 2027 का अपना रास्ता आसान कर लिया है? इन तमाम बातों पर आप जो कुछ भी सोचते हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। लेकिन न्यूज नेशन पर तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।